हेलो एवरीवन। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ रीड नंबर 2 हमारे यहाँ पर चल रही है और आज का टॉपिक रहेगा म्यूजनीर थ्योरम। देखिए म्यूजनीर थ्योरम लिटरली इंपॉर्टेंट तो है ही, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। म्यूजनीर थ्योरम में जो पूछा जाता है वो बेसिकली इसका स्टेटमेंट पूछा जा सकता है या इसका प्रूफ तो पूछा ही जाएगा। तो आपको इसका स्टेटमेंट भी याद करना है, उसका प्रूफ किस टाइप से होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं म्यूजनीर थ्योरम। लेकिन इससे पहले कि आप म्यूजनीर थ्योरम को समझें, आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, दैट इज नॉर्मल कर्वेचर। कर्वेचर को आपको पता ही होगा, जिसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं, राइट। जो कर्वेचर होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं कप्पा से, राइट। कप्पा से के टाइप का एक साइन होता है। उसी प्रकार एक इसमें कॉन्सेप्ट है नॉर्मल कर्वेचर। तो नॉर्मल कर्वेचर को हम कप्पा एन से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ आपको इसका जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। तो कप्पा एन इज इक्वल टू, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल वेक्टर या नॉर्मल यूनिट वेक्टर, एंड इसका डॉट प्रोडक्ट होता है आर डबल डैश से, राइट। आर डबल डैश से इसका क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। जहाँ पर आर डबल डैश का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा, डी स्क्वायर आर अपॉन किसके रेस्पेक्ट में हम करते हैं? एस के रेस्पेक्ट में, राइट। तो डी एस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कर्वेचर वेक्टर। जो आर डबल डैश है उसको हम क्या कहते हैं? कर्वेचर वेक्टर भी कहते हैं। तो राइट, तो आप समझ चुके होंगे नॉर्मल कर्वेचर क्या होती है। बेसिकली इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। और कर्वेचर को हम कप्पा से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल कर्वेचर है तो उसको हम कप्पा एन से डिनोट करेंगे, ये इसमें केवल अंतर होता है। देखिए म्यूजनीर थ्योरम क्या होती है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट है, आप देख पा रहे होंगे बहुत लंबा इसका स्टेटमेंट है, तो इससे अच्छा है हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसका स्टेटमेंट आसान हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको इसका स्टेटमेंट बताऊं तो ये कहता है कि भाई अगर फाई एक एंगल है, फाई किसके बीच में एंगल है? लेट्स से एक हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल, राइट। जो टेंजेंट, राइट, अगर ये टेंजेंट है तो इसके जो परपेंडिकुलर ये होता है इसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो एक नॉर्मल है, लेट्स से एन, राइट। या मैं कहूँगा इसको लेट्स से प्रिंसिपल नॉर्मल है, राइट, क्योंकि हमने प्रिंसिपल नॉर्मल पढ़ा है। तो एक प्रिंसिपल नॉर्मल है एन, और एक हमारा यहाँ पर होता है सरफेस नॉर्मल, राइट। जो नॉर्मल हमने सरफेस में पढ़ा है, तो एक होता है सरफेस नॉर्मल, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो अगर फाई एक एंगल है बिटवीन प्रिंसिपल नॉर्मल एंड सरफेस नॉर्मल, राइट, आपको याद रखना है जो फाई जो एंगल है वो किसके बीच का एंगल है? प्रिंसिपल नॉर्मल और सरफेस नॉर्मल के बीच का एंगल है। तब एक कंडीशन होती है कि भाई कप्पा एन जो होगा, जो कप्पा एन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? के कोस फाई के इक्वल हो जाएगा। कप्पा कोस फाई के इक्वल हो जाएगा, राइट। ये भी कप्पा है, तो कप्पा कोस फाई के इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन होती है और इसी को हम क्या कहते हैं? म्यूजनीर थ्योरम भी इसी को हम कहते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट हम समझते हैं। सबसे पहले क्या कहता है? देखिए स्टेटमेंट कहता है इफ फाई, राइट, आपको ध्यान से समझना है, इफ फाई डिनोट्स द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल नॉर्मल एंड द सरफेस नॉर्मल, राइट। आपको क्या ध्यान देना है? इफ फाई डिनोट्स, अगर फाई इंगित करता है, डिनोट्स करता है एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल नॉर्मल एंड टू ए कर्व ऑन द सरफेस एंड द सरफेस नॉर्मल। तो ये एंगल किसके बीच का है? प्रिंसिपल नॉर्मल एंड सरफेस नॉर्मल के बीच का। किस पॉइंट पर? एट ए पॉइंट पी, राइट, एट ए पॉइंट पी। देन जो कप्पा कोस फाई होगा वो कप्पा एन के इक्वल हो जाएगा। अब कप्पा क्या है? कप्पा इज द कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पी एंड कप्पा एन क्या है? नॉर्मल कर्वेचर, जिसका फॉर्मूला भी हमने ऊपर देखा है, राइट। तो चलिए ये हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए इसमें एक टर्म है कप्पा एन। जब हमने कप्पा एन, राइट, कप्पा एन आप समझते हो नॉर्मल कर्वेचर, राइट, ये वाला। जब हमने नॉर्मल कर्वेचर इसको डिफाइन किया था तो आपने यहाँ पर देखा था कि भाई इसमें आर डबल डैश आता है। तो आर डबल डैश क्या है? आर डबल डैश कर्वेचर वेक्टर है। तो इसका जो प्रूफ है उसकी शुरुआत हम यहीं से करने वाले हैं। तो since r double dash is the curvature vector, then आपको पता होगा जो r डैश होता है वो t के इक्वल होता है। r डबल डैश इज इक्वल टू t होता है। देन हम अगर मैं इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करूं, राइट, ये हमको पता है r डबल डैश इज कर्वेचर वेक्टर और r डैश इज इक्वल टू t, राइट, ये आपको पता होगा। अगर मैं इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करूं तो ये हमको क्या इस टाइप से नहीं मिलेगा? r डबल डैश इज इक्वल टू t डैश,
राइट। ये अगर मैं इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगी। और मैंने आपको एक फार्मूला बताया था सीरेट फ्रेनेट फार्मूला, अगर आपको याद हो तो उसमें जो पहला फार्मूला था वो होता है टी डैश इज इक्वल टू कप्पा एन, राइट। ये कप्पा एन क्या है, ये कप्पा और ये एन, राइट। ये कप्पा एन, इस वाले जो कप्पा एन है ये इससे अलग है, राइट। तो ये कप्पा एन हमारे पास, ये जो एन है ये क्या है, ये जो प्रिंसिपल नॉर्मल है ये हमारे पास ये है। तो टी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा एन होता है। ये सीरेट फर्नेट फार्मूला जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसमें पहला जो फार्मूला है वो यही होता है, राइट। तो अगर मैं इसका यहाँ पर यूज़ करूँ तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आर डबल डॉट इज इक्वल टू कप्पा और ये एन डॉट में, राइट। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि हमको पता है सीरेट फ्रेनेट फार्मूला। अगर मैं इन दोनों ओर अगर मैं जो कैपिटल एन है हमारा, जो हमारा सरफेस नॉर्मल है, उसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर करूँ, राइट। जो एन है हमारे पास उसका अगर मैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लूँ तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, राइट, डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं आर डबल डैश, या मैं यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर इसका क्या क्या ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, इज इक्वल टू कप्पा एन डॉट एन, राइट। हम इसको ऐसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। नाउ अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में ही बताया था कि नॉर्मल कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है। ऊपर आप देख सकते हो नॉर्मल कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, एन डॉट आर डबल डैश दैट इज कप्पा एन, और यही तो हमको यहाँ पर मिला है। ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर कप्पा एन हो जाएगा, इज इक्वल टू कप्पा। अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एन, राइट। इसका मैग्नीट्यूड, अगर मैं एन की बात करूं तो ये क्या है, प्रिंसिपल नॉर्मल है। और प्रिंसिपल नॉर्मल का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर लिया है तो इसका 1 हो जाएगा, तो इसका भी 1 और इसका भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। एंड कोस, इनके बीच का एंगल, अब इनके बीच का एंगल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, प्रिंसिपल नॉर्मल और ये जो हमारा सरफेस नॉर्मल, इनके बीच का एंगल क्या है, फाई है, राइट। ये हमने थ्योरम में ही कहा, तो कोस फाई हो जाएगा। तो कप्पा एन इज इक्वल टू कप्पा कोस फाई, एम आई राइट। कप्पा एन इज इक्वल टू कप्पा कोस फाई, और यही तो प्रूफ करना है, यही तो क्या है, यही तो है म्यूजनीर थ्योरम। यही क्या है, यही तो है म्यूजनीर थ्योरम, राइट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। म्यूजनीर थ्योरम इंपॉर्टेंट था इसलिए ये मैंने आपको बताया। तो ये इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है। स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, केवल आपको फाई को डिफाइन करना है। फाई क्या है, फाई एक एंगल है किसके बीच का, प्रिंसिपल नॉर्मल और सरफेस नॉर्मल के बीच का। देन भाई ये हमारा यहाँ पर होता है म्यूजनीर थ्योरम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट म्यूजनीर थ्योरम का। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल।